नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मेघालय गए इंदौर के कपल सोनम और राजा और उसके पति राजा की हत्या के मामले में पत्नी सोनम का हाथ होने की खबर ने देश भर में सनसनी मचा दी है। राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद लंबे समय से लापता पत्नी सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। सोनम के साथ 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं जो एमपी के ही रहने वाले हैं। इससे पहले परिजनों के मुताबिक सोनम ने अपने घर खुद कॉल किया था, जिसके बाद घर वालों ने इंदौर पुलिस को जानकारी दी। फिर सोनम को गाजीपुर में होल्ड किया गया। इंदौर से शिलोंग गए नवविवाहित जोड़े में पत्नी सोनम रघुवंशी के पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल सोनम से पूछताछ कर रही है और इस बात पर नजरें टिकी है कि कब तक इंदौर पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर वापस इंदौर लाती है। वहीं मामले में सोनम के परिवार का कहना है कि शिलोंग पुलिस और प्रशासन सोनम को फंसाने का काम कर रहा है और उनकी बेटी निर्दोष है। इस पूरे प्रकरण का ठीकरा पुलिस और प्रशासन सोनम के सर पर फोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे, ढाबे वाले से उसने फ़ोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं सोनू करके, उनने वहाँ थाने पे फ़ोन लगवाया उनके जीजा से। तो वहाँ जाके नहीं, थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है, ठीक है ना। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है। गुंडे मोबाइल के साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुंची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुंची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से किस कैसे वहाँ पहुंची हुई है वो। ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी। सोनम के पास गले में जो चेन सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है, चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पायजाब है। जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही। इतना नहीं हो सकता है, इतना कुछ नहीं सुन रहे कि बोले सुपारी दी, ये दी, वो दी, ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जाए। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूँ मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं, बस हो गया। और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई पौने 2 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन में बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तो तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी
मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कोंटा के पास फंडीगुड़ा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। उन्होंने एएसपी की गाड़ी को उड़ा दिया। ब्लास्ट में कोंटा एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए हैं। उन्हें गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल लाया गया था। जानकारी के अनुसार ब्लास्ट में थाना प्रभारी सोनल घायल हुए हैं। उनका कोंटा में उन्हें लाया गया है और रायपुर रेफर करने की तैयारी चल रही है। आगजनी की घटना की तफ्तीश करने के लिए यह टीम गई थी। एएसपी और उनकी टीम कल रात नक्सलियों ने इस इलाके में विस्फोट किया था। रायपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय योगासन चिंतन शिविर आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। योगासन चिंतन शिविर के दूसरे दिन सीएम साय ने चिंतन शिविर 2.0 के तहत दूसरे दिन की शुरुआत की। इस दौरान सीएम साय ने योग के लाभ लोगों को बताए। उन्होंने कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत करता है। सीएम विष्णुदेव साय ने आईआईएम परिसर में सुशासन वाटिका का शुभारंभ किया। सीएम साय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सुशासन वाटिका के मौलश्री के पौधे का रोपण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम के साथ अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने पौधे का रोपण में मौलश्री वृक्ष लगाए। नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी 28 संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक का मूल उद्देश्य सभी योजनाओं की बारीक जानकारी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना था। साथ ही साथ कार्य योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई। की जो बैठक थी नरेंद्र मोदी विचार मंच की, इसमें विभिन्न अनुषांगिक संगठन के लोग आए हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे और इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी की जो विभिन्न योजनाएं हैं उस योजनाओं के बारे में हमने जानकारी दी है अपने कार्यकर्ताओं को और प्रत्येक कार्यकर्ता को ये विश्वास दिलाया है कि आपके अंदर भी नरेंद्र मोदी बनने की क्षमता है और आप सभी नरेंद्र मोदी बनकर इस योजनाओं को जो देश प्रेम से रिलेटेड है ये सभी योजनाओं को ग्रामीण अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे ये सारी योजना एग्रीकल्चर की है, कॉमर्स की है, एजुकेशन की है, ये सभी योजनाओं में कितना अनुदान, कितनी फंडिंग सरकार के द्वारा की जा रही है वो हमने इसकी जानकारी अपने सभी कार्यकर्ताओं को दी है। आज झारखंड के वीर क्रांतिकारी और धरती आबा बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य सहित पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण की जा रही है। राजधानी रांची में भी इस खास मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें नमन करते हुए बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान राजधानी में झमाझम बारिश के बीच राज्य के कई मंत्री और नेतागण भी रांची में होने वाले इस श्रद्धांजलि समारोह का हिस्सा बने। चतरा के गिद्धौर थाना क्षेत्र के द्वारी गांव में बलबल नदी पर निर्माणाधीन पुल के कार्यस्थल पर काम कर रहे मुंशी धर्मेंद्र गुप्ता का 31 मई की रात अज्ञात अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। अपहरण की यह घटना उस समय घटी जब मजदूर कार्य में लगे हुए थे। अपराधियों ने न सिर्फ मुंशी का अपहरण किया बल्कि मजदूरों के साथ मारपीट भी की और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी लूटकर
फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को मिली, फिर एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे के भीतर इस कांड का उद्भेदन कर दिया और 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। उस पुल के निर्माण के मुंशी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता की अपराध कर्मियों के द्वारा, अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनका किडनैपिंग हो गया है। इस सूचना के तहत फिर एक लिखित आवेदन में हम लोगों ने केस दर्ज किया और तुरंत एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम एसडीपीओ सिमरिया के नेतृत्व में एसआईटी टीम ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है और सभी ने मिलकर लगातार छापामारी किया और छापामारी के क्रम में इस घटना में उपयुक्त 9,05,700 रुपये को बरामद भी किया गया है और साथ ही साथ इस घटनाक्रम में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जिस साइट पे काम चल रहा था उस साइट पे कैमरा लगा था, उसका डीवीआर भी ये लोग नोच के ले गए, जिससे कि व्यक्तियों की पहचान नहीं कर पाए किसने ये कार्य किया गया है। और साथ ही साथ वहाँ जो मोबाइल फ़ोन थे उनके मोबाइल फ़ोन भी ले लिए गए थे वर्कर के, और एक मोटरसाइकिल था उसे भी ले लिया गया था। बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजे गए पत्र पर अब तक कोई जवाब नहीं मिलने के बाद आरजेडी ने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर में जातीय जनगणना को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है वह सिर्फ एक राजनीतिक छलावा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज बिहार बदलाव यात्रा के तहत 1 दिवसीय दौरे पर खगड़िया पहुंचे। जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने चिराग पासवान के आरा में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। जनसुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने यह कहा कि उन्हें लगता है कि ये चुनाव से पहले गठबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाने की पार्टियों की रणनीति है। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और न ही इसका बिहार के विकास से कोई लेना देना है। निशिकांत सिन्हा के नेतृत्व में 24 जून 2025 को पटना के बापू सभागार में जन आशीर्वाद हक हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली का उद्देश्य है 90% शोषित पीड़ित समाज को उनका हक दिलाने की मुहिम को मजबूत बनाना। 8 जून को पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में सिन्हा ने बताया कि यह रैली सामाजिक जागरण, राजनीतिक चेतना और आत्मसम्मान की महाआवाज बनेगी। डेट है वो 24 जून 2025 को बापू सभागार में है और इस रैली का जो हम लोगों ने नाम दिया है तो हक की हुंकार रैली, क्योंकि हमें अपनी आबादी के हिसाब से हमें राजनीतिक के क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली और ना ही तो हमें कोई हक मिला है। हमें सिर्फ बरसों से इस्तेमाल किया गया है और हमेशा बरसों से सत्ता से बाहर दरकिनार रखा गया है। तो जिस समाज ने लोगों को सत्ता में बैठाने का काम किया, आज उसी समाज के लोगों को सत्ता से दरकिनार किया गया। तो 2025 में हम अपनी ताकत को यहाँ के सत्ताधारियों को दिखाएंगे और अपना हक और हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। इसी के लिए जन आशीर्वाद संवाद की शुरुआत की गई। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के न्यू आरफाबाद कॉलोनी में सोमवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने पति पत्नी और उनकी बेटी को गोली मार दी। इस घटना में मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पति धनंजय मेहता का इलाज पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। यह पूरा मामला आपसी विवाद से जुड़ा हो सकता है, ऐसा पुलिस ने बताया है।
सुपौल में एक विवाहिता की घर के पंखे से झूलता शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के मायके वाले ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। महिला का नाम मीना कुमारी है। इसकी शादी 5 साल पहले सोहन यादव से हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के 4 साल बाद सोनू यादव की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उसके दामाद का भी एक्सीडेंट उसके परिवार वालों ने ही करवाया था। जब से हम शादी किए ना, ये हमारे बच्चिया को कभी सही ढंग से नहीं रख पाया और हमसे दहेज पूरा लिया। अभी भी हमारा जमीन बंधक रखा हुआ है इसके शादी में जो हम दहेज दिया है। और हमारे बच्चिया को मार पीट आज से नहीं बल्कि जब से शादी किया है इसके घर में तब से किया है। पति यही लोग प्रताड़ित किया, वो टेंशन में आकर के ये लोग जो है रोड पे घिसट के उसको मरवा दिया, खुटा में बांध करके मारा और रात में ये लोग उसको मार करके और फंदा लगा करके पंखे से बांध दिया। विक्रमगंज के रक्सिया गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बनी है, जिसके बाद ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने मनोज पांडे की अध्यक्षता में बैठक की। इस बैठक के उपरांत लोग रक्सिया गांव से रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए विक्रमगंज दिनारा पथ तक पहुंचे। लोगों ने बैनर गांव में जाने वाली कच्ची सड़क पर भी लगा दिया। ग्राम बड़का गांव रकसिया ये हमारे गांव का जो है रोड अभी तक बना नहीं। 2024 में आश्वासन मिला था चुनाव के समय कि ये रोड जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर बन जाएगा, लेकिन अभी तक बना नहीं। बरसात का समय आ गया, अब मुश्किल से 15 या 20 दिन के अंदर में बरसात होने का संभावना होता ही है, ये हर किसी को पता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि ये रोड बरसात से पहले नहीं बनता है तो आम जनता को काफ़ी समस्या हो गई जाने के लिए रोड पर। ये जो हमारा गांव है ये विक्रमगंज दिनारा पथ बोलते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक इस रोड का कोई विकास नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही भ्रष्टाचार कम होने की बात कह रहे हों, इसका दावा कर रहे हों, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत कासगंज जनपद में शिक्षा बाग में देखी जा सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण कासगंज बसा द्वारा निर्माण कर वहां पोषण इत्यादि में अनेक घोटाले होने की बात में सामने आई है। जहां उसी के विभाग में तैनात डीसी ने जिला अधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपा है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें और मैं खंगाल रहा हूं, लेकिन ये सही है कि बच्चों की शिक्षा के लिए जो विद्यालय आया है और उसको टेंडर होने के बाद भी किन परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं और मैं उन बिंदुओं को खंगालने का प्रयास कर रहा हूं और ये निश्चित तौर पे मान लिया जाए कि अगर इसमें जरा सी भी हेरफेर होगी तो उसमें जो भी दोषी अधिकारी होंगे उन्हें 1 लाख सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिसकी कार्य योजना पूर्ण हो चुकी हो, टेंडर हो चुके हों, उसका स्थान परिवर्तन किन परिस्थितियों में किया गया, पहली बात तो होना नहीं चाहिए। और अगर आवश्यकता है कि उसी चीज़ को दोबारा जिस जगह चाह रहे हैं अधिकारी उस जगह दोबारा प्रस्ताव बना के जाना चाहिए, उस जगह दूसरा बन जाए, लेकिन जिस स्थान के लिए जो विद्यालय आया है वो विद्यालय उसी स्थान पर रहेगा। इसका स्थान परिवर्तन जो लोग करने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो विद्यालय वहीं बनाया जाएगा। लगातार बीएसए द्वारा धनराशि हमसे दबाव बना के लिया गया। हमने वर्तमान में जो 20 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण काम कराए जा रहे थे, उस 20 अतिरिक्त कक्षा कक्ष में बीएसए को मैंने 20 लाख रुपए धनराशि जो दिया, बीएसए ने दबाव डाल के मुझे कहा कि 20 लाख रुपए धनराशि। इसकी जानकारी जिलाधिकारी महोदय को तत्काल हो गई थी। उस समय उन्होंने प्रधानाध्यापकों को बैठा के इसकी बैठक ली थी। उन्होंने ये कहा था कि यदि कोई पैसा देता है भ्रष्टाचार वो भी है और जो पैसा लेता है वो भी भ्रष्टाचार। इतना कहने पर मैंने ये मना कर दिया था, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपका संविदा मैं रिन्यूअल नहीं करूँगा। अन्य अभ्यर्थी जो भी डीसी हैं उनकी रिन्यूअल करने के लिए 2.5 लाख रुपए बीएसए ने लिया। मुझसे 5 लाख रुपए मांगा गया, मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं झूठा आरोप लगा के चाहे जैसे तुम्हारी सेवा समाप्त कर दूंगा, तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और
लगातार मतलब कि मेरे पास इतने प्रेशर बनाया जा रहा था कि नोटिस गलत तरीक़ों का, और मेरा पक्ष बीएसए रख नहीं रहे थे किसी भी तरीके से। और इस समय वर्तमान में जो 3 डीसी हैं, डीसी कमलेश और डीसी सामुदायिक संहिता का गौरव साक्य, डीसी अमित, ये फर्जी हैं, जो कि एमबीए की डिग्री इनकी रेगुलर नहीं है, डीसी के पद पर कार्यरत है। बीएसए का इनका पूरी तरीके से हाथ है, और बीएसए ये कहा जाता है कि मैं मंत्री जी को 30 लाख रुपए दे के आया हूँ, यहाँ बीएसए बना हूँ। मंत्री शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह को मैं 30 लाख रुपए दे के आया हूँ, और ये 30 लाख रुपए आपको किसी भी प्रकार के डरने की नहीं ज़रूरत है। मैं जिला अधिकारी तक को भी मंत्री से फ़ोन करवा दूंगा। हमीरपुर के बिलपुर गांव में बीजेपी मंडल महामंत्री शिवेंद्र द्विवेदी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। उनके पिता का आरोप है कि पुलिस ने चोरी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, इस वजह से बेटे ने जान दे दी। पिता ने बताया कि उनके दरवाजे पर समरसेबल पंप लगा है, इसके पाइप आधी रात में चोरी हो गए, टंकी भी तोड़ दी गई। कुछ लोगों के खिलाफ थाने में सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रामपुर के जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह प्रदेश सरकार के विकास के मॉडल को जनपद के अलग अलग स्थानों पर अमली जामा पहनाने की पुरजोर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल डीएम की एक बड़ी कोशिश अब रंग लाई है और जनपद की स्वार और टांडा तहसीलों को भारी ट्रैफिक से निजात दिलाए जाने के उद्देश्य से करोड़ों की लागत से बनने वाली 2 बाईपास को शासन से मंजूरी मिल गई है। डीएम के इस बेहतर कोशिश के बाद मिली कामयाबी की हर तरफ चर्चा है। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक बार फिर सड़क हादसे का लोग शिकार हो रहे हैं। बंडा रोड पर ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। इन्हें सीएचसी भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों को हालत उनकी गंभीर होने पर रेफर भी कर दिया गया है। स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।